दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर। कई लोग मुझसे पूछते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर पर अमिताभ ठाकुर सर का कोई बयान नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग ये जानते हैं कि अमिताभ ठाकुर जी हर भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं। कभी 2 दिन पहले एक सिपाही को, सुनील शुक्ला को सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया, तो उस पर भी अमिताभ ठाकुर सर का रिएक्शन आया तो दर्शकों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। कल कई लोगों ने हमसे फोन करके पूछा कि आपके चैनल पर कब दिखाई देंगे। खैर आज हमारे चैनल पर हैं और राम जन्मभूमि मंदिर पर उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। सर, आपने कुछ चिट्ठियों का उल्लेख किया है आपकी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच में, और सीएजी का भी जिक्र किया है कि कब और आपके और राम जन्मभूमि में कब ये पत्राचार हुआ था, अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूं तो। सर, इसका संदर्भ ये है कि जो वर्ष 2024 के आसपास राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, राम जन्मभूमि मंदिर एक एंटिटी है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक एंटिटी है। यह ट्रस्ट हम लोग जैसा जानते हैं कि मंदिर को संचालित करने के लिए यह ट्रस्ट बनाया गया है। तो 24 में सबसे पहले मुझे यह संदर्भ तब हुआ था जब उसमें इस प्रकार की कुछ चर्चाएं थी कि कुछ उसमें मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेके और अन्य चीजों को लेके कुछ अनियमितताओं की स्थिति है, इस प्रकार की चर्चाएं थी। और चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप में यह कुछ इस कारण से एक, मैं कहूंगा कि अनूठा और यूनिक ट्रस्ट है कि जो एक ही साथ दो अलग अलग प्रकार की स्थितियों में रहता है। एक तरफ तो लोगों को यह लगता है कि यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, स्वयं गृह मंत्रालय के आदेशों के क्रम में इसका सृजन हुआ। दूसरी तरफ विधिक रूप से यह एक स्वतंत्र, एक जिसको कहते हैं निजी ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। यह प्राइवेट ट्रस्ट है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो जो इसको विरोधाभास है, यानी डाइकोटोमी जो है, वह अपने आप में बहुत ही उलझाने वाली है। एक सज्जन इस संबंध, एक प्राइवेट ट्रस्ट है तो लोग इसको बर्खास्त करने की मांग सरकार से क्यों कर रहे हैं? मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि इसका उद्गम कुछ ऐसा हुआ, तभी यह अपने आप में थोड़ा सा अनूठा है। इसका उद्गम हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो अपना लैंडमार्क ऑर्डर किया, उसमें उसने आदेशित किया कि जो स्थान दिया जाएगा राम जन्म भूमि को, उसके नियंत्रण हेतु एक ट्रस्ट बनाया जाए। तो अब उस ट्रस्ट के संबंध में गृह मंत्रालय ने एक औपचारिक शासनादेश निर्गत किया, गवर्नमेंट ऑर्डर, और एक समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन उस नोटिफिकेशन के बाद जो ट्रस्ट फॉर्मली रजिस्टर हुआ, ट्रस्ट रजिस्टर होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में। अच्छा। और वो एक अलग ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग संस्था है। हाँ, एक एक्ट है, अधिनियम है। जैसे सोसाइटी होता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ट्रस्ट होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में। तो और उसका रजिस्ट्रेशन वैसे ही जैसे जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के यहाँ, उसी रजिस्ट्रार के यहाँ ट्रस्ट का भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रार के यहाँ, उप निबंधक के यहाँ दिल्ली में यह ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, जो जिसका मुख्यालय जो है दिल्ली का है। और इसका जहां तक मुझे याद है, श्री परमेश्वर या कोई जो सज्जन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे, उनका एड्रेस इसका एड्रेस है, इस ट्रस्ट का। तो एक अब चूंकि, लेकिन आम आदमी को यही लगता है कि चूंकि गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट, तो आदमी सोचता है कि सरकार का ही कोई ना कोई एक तरह से समझिए अथॉरिटी है, सरकार से जुड़ी हुई है। तो एक सज्जन मुझसे काफी पहले आरटीआई के लिए गए, उन्होंने सूचनाएं मांगी कुछ ट्रस्ट से।
ट्रस्ट ने कह दिया कि हम निजी संस्था हैं, हम सूचना नहीं देंगे। यह मामला आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ गया, केंद्रीय सूचना आयोग में, और केंद्रीय सूचना आयोग के सामने ट्रस्ट ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और कहा कि हम निजी संस्था है, ट्रस्ट है, हम नहीं देंगे। और इस बात को केंद्रीय सूचना आयोग ने सही ठहराया, उन्होंने सूचना देने से मना कर दिया क्योंकि यह निजी ट्रस्ट है। इसके बाद तभी मुझे इस पर जिज्ञासा कुछ हुई, कुछ चर्चाएं चल रही थी। फिर मैंने ट्रस्ट का जो है आपका वेबसाइट देखा, तो ट्रस्ट के वेबसाइट में बहुत ही कम सूचनाएं सार्वजनिक हैं, यानी ट्रस्टीज के केवल नाम और हमें लगता है कि एक आध लाइन के विवरण के अलावा कुछ भी और नहीं लिखा हुआ है। कोई आय व्यय वगैरह का ब्यौरा नहीं है। तो इन स्थितियों में मैंने उनसे कहा कि आपके ट्रस्ट पर लोगों की आस्था है, आम नागरिक समझता है कि यह सरकारी ट्रस्ट है, और नहीं भी हो तब भी करोड़ों लोगों को इसमें चूंकि इस मंदिर से जुड़ा है तो लोग इसमें जो है खुले हस्त दान देते हैं। तमाम उसको सुविधाएं भी सरकार से मिल जाती है, आपको गाहे बगाहे फोर्स लग जाता है, और मतलब सिक्योरिटी है। कुल मिला के सरकारी तामझाम जिसको हम कहते हैं वो दिखता है उसमें। तो हमने कहा कि इन स्थितियों में आप आरटीआई में आते हो ना आते हो, लेकिन कृपया आप अपने जो वित्तीय स्थितियां हैं, जो ट्रस्ट के कागजात हैं, अन्य जो शासकीय अभिलेख हैं, उनको सार्वजनिक कर दीजिए ताकि आम नागरिकों को भी यह ज्ञात हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इतने महत्वपूर्ण ट्रस्ट के लिए बहुत आवश्यक है। इसका कोई उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैंने एक समाचार देखा जिसमें श्री चंपत राय जो सेक्रेटरी जनरल हैं उस ट्रस्ट के, ट्रस्टी है, एक ट्रस्टी भी है और सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उनका बयान था कि इस ट्रस्ट का ऑडिट, ऐसा अखबारों ने लिखा था, जिसमें कि और वो पीटीआई की रिलीज थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, प्रेस पीटीआई की खबर थी कि श्री चंपत राय ने कहा है कि हमारी जो ट्रस्ट है उसका जो ऑडिट है वो खुद सीएजी सीसीए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा होता है। तो मुझे यह एक विरोधाभास लगा कि जब आप निजी ट्रस्ट हैं तो सीएजी आपका क्यों यह करेगी ऑडिट, क्योंकि सीएजी सिर्फ सरकारी चीजों का ट्रस्ट ऑडिट करती है। मैंने उस संबंध में एक उनसे अनुरोध किया तो उनकी तरफ से एक जवाब आया जो पहले से मुझे था, कि उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और हमारा सीएजी से हमारा ऑडिट नहीं कर सकती है। अब पीटीआई ने निकाला कि श्री चंपत राय ने कहा कि सीएजी से ऑडिट है, श्री चंपत राय की तरफ से ट्रस्ट ने कह दिया कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अब इन दोनों में कौन सही कह रहा है, ईश्वर मालिक है। लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि चूंकि ऐसी स्थितियां हैं, अतः आप अपने तथ्यों को, अपने ऑडिट को, अपने रिकॉर्ड को, अपने अकाउंट को सार्वजनिक कीजिए। तो यह पूर्व में मेरा उनके साथ जो कुछ भी संपर्क हुआ इस बिंदु पर हुआ था। सर ये बताइए कि आपने जो रिकॉर्ड्स मांगे तो रिकॉर्ड ये देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं अभी एक दिन कहीं पढ़ रहा था कि मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कि जिस ट्रस्ट या पब्लिक संस्थान में पब्लिक का पैसा आता है उसको अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट हर साल सार्वजनिक करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जनता का पैसा है और उस हिसाब से भी ट्रस्ट को अपनी सारी चीजें सार्वजनिक करनी चाहिए। लेकिन आप बता रही है, कह रहे कि हमारा तो निजी ट्रस्ट है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जो कि अभिलेखों में एक पत्र भी हमने आप लोगों को प्रेषित किया था। तो पत्र मैंने देख लिया जी। तो जो कुछ भी रिकॉर्ड पे हमें बताया गया, मैं वही बात अभी सर आप सामने कह रहा हूँ। वह हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट का वो ऑर्डर हमने नहीं देखा है, लेकिन मुझे भी लगता है कि चूंकि देखिए, अब जो बात हमने शुरू में कही आलोक जी की, जो ये विरोधाभास, एक एहसास और एक विधिक स्थिति। एहसास यह कि यह पूरी तरह सरकारी है, विधिक स्थिति की यह निजी ट्रस्ट है। तो इनके बीच का अगर यह एहसास ही है जिसके कारण खुद सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी ने जाकर वहां पर एसआईटी में एक कमिश्नर रैंक के, एक आईजी रैंक के अफसर बनाए गए। किस निजी ट्रस्ट के लिए इस प्रकार से तेजी से काम होता है? तो कहीं ना कहीं लोगों सरकार में भी यह है, यह ट्रस्ट लगभग सरकार
साथ रहता है। इन स्थितियों में मुझे लगता है कि यह आवश्यक हो गया है कि कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता हो, पूर्ण पारदर्शिता, और उसकी जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी के लिए मैंने पूर्व में प्रयास किया। मुझे लगता है जो हालिया घटनाएं हुई हैं उनमें हाँ। अब यह उत्तरदायित्व और ज्यादा बढ़ गया है कि अब पूरी तरह से पारदर्शी कर दें और अपने समस्त अभिलेख सार्वजनिक करें। सर एक बात और पूछ रही थी, आप कह रहे हैं ट्रस्ट बता रहे हैं निजी है, ट्रस्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 प्रतिनिधि हैं, डीएम अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार का एक गृह सचिव लेवल का अधिकारी और केंद्र सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, तो 3-3 मेंबर ट्रस्ट में सरकार की तरफ से नामित है। ये प्राइवेट ट्रस्ट कैसे हो सकता है? ये मतलब या तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ या तो नहीं, मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि अब देखिए, अब जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, है ना। यानी कि इंसान जो है कुछ अपना अनुरोध करता है, ईश्वर उसको नकार सकता है। तो यह कुछ उसी तरह की स्थिति है कि हमने एक ट्रस्ट बनाया, हमने उस ट्रस्ट में मान लीजिए मैंने ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उसमें ट्रस्टी बना दिया, तो मेरा ये अधिकार तो कोई नहीं छीन सकता है। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, वो उनका अधिकार है। नहीं, ये मैं जरा समझना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मेरे पास क्योंकि कॉपी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं, मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोई स्वरूप निर्धारित नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। यह इसमें कोई शक नहीं कि यह एक अजीबोगरीब विरोधाभास की स्थिति है और बहुत कुछ उसके कारण दिक्कत हो रहा है। जैसे बीसीसीआई है अपने देश में, बीसीसीआई की भी वही दशा है। लगभग हर आदमी को लगता है कि वो सरकार का है। बीसीसीआई भी आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। जो बीसीसीआई की स्थिति होती है जहां एक ही बार में लोगों को लगता है टीम इंडिया मतलब सरकार मतलब देश, भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, बात सही कह रहे हैं। अब हर आदमी को लगता है कि ये भारत सरकार का है। अब है किसका आदमी? वो बीसीसीआई का है। लगभग वही स्थिति यहाँ हो जा रही है। एक ही बार में इंसान को लग रहा है कि भारत सरकार का है, कागज पे वो एक ट्रस्ट का है। यह विरोधाभास है, इसका कोई उपाय करना ही पड़ेगा, एक चीज। और दूसरी बात कि इन स्थितियों के कारण दिक्कतें आ ही रही हैं। नहीं, आम जनता तो सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना होगा ट्रस्ट, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा होगा। कभी इसमें जनता ने ट्रस्ट पे कभी शक ही नहीं किया, ना सवाल ही पूछा भाई। देखिए, सवाल आपने जो कहा कि यह सही है कि चूंकि यह विरोधाभास आमतौर पर लोग नहीं जानते। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि निजी ट्रस्ट गलत करते हैं या सही करते हैं, लेकिन हाँ, जहां अपरंपार श्रद्धा हो, जहां करोड़ों अरबों में धनराशि आ रही हो, उसका यह दायित्व हो जाता है कि वह अपने अकाउंट्स को सार्वजनिक करे। जैसे अरबों की, मैं फिर बताऊं, अरबों का ट्रस्ट जैसे अडानी का भी है, अंबानी का भी है, लेकिन अडानी अंबानी अपना पैसा लगाते हैं उसमें, सरकार का पैसा नहीं लगा। अपना एक कॉर्पस दे देते हैं कि हमने 100 करोड़ में अडानी ट्रस्ट शुरू किया, अंबानी ट्रस्ट शुरू किया। भाई उसके बाद वो उसका जो करें, मेरे घर का पैसा है, मैंने लगा दिया। वह किसी से दान नहीं मांगते हैं उस काम के लिए, बाकी वो अच्छा करें बुरा करें अलग बात है। यहाँ यह पूरा ट्रस्ट ही एक प्रकार से दान पे आधारित है। यह दान मिल रहा है इस विश्वास पे कि इस पे कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा, सरकार का ये प्रतिबिंब है, सरकार का इस पर अधिकार है और ये हमारा है। हर व्यक्ति को लग रहा है ये हमारा है, सार्वजनिक है, और वह एक निजी ट्रस्ट के अधीन है। यह जो विरोधाभास है यह अपने आप में गंभीर है। मुझे उम्मीद है कि देर सवेर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस विरोधाभास को लेकर कुछ समुचित कार्रवाई करेगी, ताकि बार बार, क्योंकि देखिए आदमी अच्छा बुरा कोई भी हो सकता है, व्यवस्था ऐसी हो कि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके, उसकी यहाँ पर अभी कमी है। लेकिन सर ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई जल्दी क्यों नहीं कर रहा है? मतलब एक सज्जन हैं, वो पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस पे PIL लेके, और भी कई लोग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रहा है? भाई कई लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये ट्रस्ट आपके आदेश पर बना है, इसमें इतनी खामियां
सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? देखिए, मैं इस पर यह कहूंगा कि जितना मैं कानून जानता हूं, अगर हमारे आपके जैसे लोग जागरूक रहेंगे, कभी कभी बहुत अधिक कि आज ही निर्णय हो जाए यह कोई आवश्यक नहीं है। अब इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर के बाद अब यह मामला पुलिस का हो गया है। पुलिस विवेचना कर रही है। पुलिस नहीं विवेचना करेगी तो ये सीबीआई करेगी। उसके लिए नहीं होगा तो हमारे आपके जैसे लोग जाएंगे कि सीबीआई से हो, फिर सीबीआई विवेचना की मॉनिटरिंग हो। तो इसीलिए एक बार जब यह प्रक्रिया हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर जब तक, मैं फिर कह दूं, जब तक जो व्यक्ति इसमें न्याय चाहते हैं उनको इसके अंदर घुसना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी मान लीजिए इस केस को संज्ञान में भी ले ले तो अधिक से अधिक वो सीबीआई जांच की का आदेश कर देंगी। लेकिन करना तो सीबीआई को है या इसको है, उसके लिए जागरूक लोगों को तथ्य पहुंचाने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक। मतलब इसमें भी आम जनता को ये जो बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपके पास सबूत हो तो एसआईटी को दीजिए, हाँ, मतलब ये भी जिम्मेदारी आम आदमी की है कि वो सबूत इकट्ठा करे और जाके एसआईटी को दे। नहीं, ऐसा है। अब देखिए, यह आपने बड़ी अच्छी बात कही। यह मेरी जिम्मेदारी तब है जब मैं उससे लगाव रखता हूँ, मुझे लगता है कि न्याय हो। अगर क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकारी संगठन तो अपने ढंग से काम करेंगे, उनके अपने अच्छे बुरे जो भी सोच हो सकते हैं। यह चिंता अगर मुझे आपको है तो हमें सबूत तो देना ही चाहिए, पड़ेगा, देना पड़ेगा। एक चीज है, कोई आपको या हमको विधिक बाधा या विधिक ये नहीं है जिम्मेदारी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने शब्द का प्रयोग किया, तो इस दूध और पानी के लिए तो हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा गलत भी करना चाहे तो न कर पाए, तो हमें विशेष रूप से इसमें तथ्यों और एविडेंस पर जाना पड़ेगा। तो जैसे आज अयोध्या में 400 वकील गए थे और वो जुलूस निकाला, बोला कि एफआईआर कीजिए चंपत राय बंसल के खिलाफ और गोपाल राव के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ। मतलब इस तरह से अगर सार्वजनिक संगठन या लोग मांग करेंगे तब जाके चीजें होंगी। ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो निश्चित रूप से एफआईआर या अन्य विधिक प्रक्रियाएं तो एक बार में होनी चाहिए थी। जैसे श्री संजय सिंह ने एक तहरीर दिया, तो कानून का तकाजा तो कहता है कि तहरीर आ गई, एफआईआर दर्ज कर दिया। लेकिन इस मामले में कष्ट रहा कि इतने गंभीर मामले में उस समय नहीं हुआ, बाद में हुआ। अभी अगर हम लोग सभी चाहते हैं कि अंतिम न्याय तक, अंतिम परिणति तक पहुंचे प्रकरण, तो हमें सजग रहना पड़ेगा। ये हमारे और आपके जैसे जागरूक व्यक्तियों का ही दायित्व है, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि राम भक्तों को अगर न्याय चाहिए तो राम भक्तों को ये भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों नहीं, राम भक्तों ने तो लड़के सब कुछ किया है। तो यह तो भगवान श्री राम ने तो यही कहा है कि सतत चैतन्य रहिए, जो मैं समझता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि यह दो तरीके हैं, एक तरीका है कि जो दूसरा कर रहा है उसको हम मान लें, अगर हमें शंका है तो हम उसके लिए जो है सतर्क रहें, संगठित रहें। मैं समझता हूँ यही तो ऑप्शन है ना। लेकिन सर, कई पत्रकार ये कह रहे हैं और अब मुझे भी लग रहा है कि अगर 2020-21 में जो जमीन घोटाले की खबर आई थी, अगर उसकी जांच ढंग से हो जाती तो शायद ये दूसरा मामला सामने ही नहीं आता। देखिए, मैं यह कहूंगा कि इस पूरे संदर्भ में 3-4 किस्म की बातें मैं समझ पा रहा हूँ। पहला तो मैं ये समझ पा रहा हूँ जो भूमि विवाद, भूमि क्रय आदि से संबंधित प्रकरण है कि भूमि जो खरीदे गए उनके, जैसे कि ट्रस्ट में ट्रांसफर हुआ, फिर प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर हुआ, फिर व्यक्ति विशेष को ट्रांसफर हुआ, इस तरह के कई संदर्भ है। इसमें पहले राजस्व विभाग के एक विशेष सचिव को जांच मिली, फिर वो रिटायर हो गए, दूसरे को मिली। मैंने उस मामले में भी आरटीआई मांगा था, उसमें भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो एक तो भूमि क्रय का मामला है, उसमें भी तमाम लोगों के नाम आए थे, तमाम ट्रस्टों के नाम आए थे, व्यक्तियों के नाम आए थे। दूसरा जो है कि जो निर्माण है उनकी गुणवत्ता को लेकर अनवरत प्रश्न उठते रहे हैं लगातार। तीसरी बात है कि ट्रस्ट को जो करोड़ों करोड़ रुपए मिले हैं चंदा, जो कि 4,600 करोड़ तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2025 का उनका एनुअल स्टेटमेंट एक बार देते हैं साल में,
तो उन्होंने हाँ, बताया कि 4600 करोड़ रुपया आया और 2600 करोड़ खर्चा हो गया, 2100 करोड़ रुपया बैंक में बचा हुआ है। ये दिसंबर तक की बात है। हाँ, तो अब इसमें तीन बिंदु हो गए, इतना आया, इतना व्यय हुआ, इतना बचा हुआ है। तो आया उसके संबंध में अन्वेषण या विवेचना या जांच, गया कितना उसके संबंध में, गया तो उसका क्योंकि 2100 करोड़ या 2500 करोड़ रुपए मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक जिले के बजट से ज्यादा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी जिले में इतना बजट एक साल में होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो निर्माण कार्यों के लिए तो उतना निर्माण कार्य अगर अकेले जो है इस ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता का भी मतलब ये होना चाहिए कि जांच, उसका आकलन। तीसरी बात कि अब मुझे तो जो जांच करेगा कौन? आप तो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं प्राइवेट ट्रस्ट है हमारा। ये तो बड़ा कंफ्यूजन है सर। एक सज्जन, एक जानकार वकील हमको बता रहे थे कि एफसीआरए का लाइसेंस है भाई साहब इस ट्रस्ट को इनकम टैक्स अधिनियम से छूट है। इसको तो जवाबदेही, इसको तो एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। विदेश से बैठे बैठे चंदा ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चूंकि वही जो विरोधाभास की बात मैंने कही, मेरे पास भी वह कागज है जो इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन हुआ। एक्ट में, यानी कि इसको भी छूट देने के लिए अलग से एक्ट में परिवर्तन है। तो वह विशेषाधिकार है, तमाम जगहों पे विशेषाधिकार है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कुछ अगर हम लोग कहें कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी कि जिसको जिम्मेदारी, जो हम और आप पढ़ते हैं, दीवानी व्यवस्था जो थी कि जिम्मेदारी पूरी तो जो है वो बंगाल के सरकार की थी, वहां का जो ये था नवाब, और सारा राजस्व ब्रिटिश लोगों को मिल रहा था, अंग्रेजी हुकूमत को। तो कुछ दुर्भाग्य से कुछ ऐसी स्थिति यहाँ बन गई है कि ट्रस्ट को जितना बड़ा उत्तरदायित्व दे दिया, वो जितने अधिकार मिल गए हैं, उत्तरदायित्व तो बिल्कुल नहीं है। तो उनको विशेषाधिकार तमाम मिले हैं, लेकिन उस हद तक उत्तरदायित्व नहीं मिल रहा है। जागरूकता के लिए, उत्तरदायित्व के लिए और विश्वसनीयता के लिए जो इन पर जो समुचित नियंत्रण सरकार का हो सके, मैं समझता हूं कि अब चूंकि यह संदर्भ और प्रकरण आए हैं, सामने आ गए हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सजगता के साथ इन सभी बिंदुओं पर कठोरतम रूप से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि यह मेरा और आपका मामला नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसे जन जन की आस्था है। अच्छा, दूसरा सर, अब जो खबरें आ रही हैं कि लोगों ने 20-20 हजार रुपया महीना पाने वाले ने लाख करोड़ों रुपया खड़ा कर लिया। आप चूंकि खुद भी एक रिटायर्ड, मतलब जबरिया रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, तो क्या पुलिस को, इनकम टैक्स को पता नहीं चला कि 20,000 रुपया महीना पाने वाला करोड़पति बन गया? और क्या कोई इंटेलिजेंस होता नहीं है क्या? इनकम टैक्स का भी अपना, आपके सहयोगी इनकम टैक्स में भी अधिकारी रहे होंगे, या इकोनॉमिक्स ऑफेंस में तो शायद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी होता है, और एक दो नहीं सैकड़ों लोग ऐसे बने हैं वहां पे। देखिए, हम लोग ने वो शोले फिल्म देखा है, जिसमें कि उसमें जो जेलर थे, अंग्रेजों के जमाने के जेलर, वो कहते थे कि मेरे रहते जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और तभी एक परिंदे ने उनके आंख पे चोट मार दी थी। तो यह तो जेलर की काबिलियत पे है कि कौन सा परिंदा उनके पर मार रहा है या नहीं मार रहा है। व्यवस्था को यह माना जाता है। जब मैं नया अफसर था, हमारे पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी कहते थे कि अगर पुलिस का एसपी चाह लेगा तो पत्ता नहीं खड़केगा, वो कहते थे। अब और यह मान्यता थी, मुझे लगता है आज भी पुलिस के अफसर ये बात कहते होंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है और नहीं जानकारी आ रही है, तो इंटेलिजेंस का अभाव तो माना ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। नहीं, इतना सेंसिटिव जगह अयोध्या, वहां पे इंटेलिजेंस का फेलियर? अब देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर दो तरह से होता है, जाने या अनजाने। तो अब किसी प्रकरण में जाने हुआ है कि अनजाने, वह बिना जाने हम कैसे कह सकते हैं, मैं उसको ऐसे कहूंगा। लेकिन फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है, यह तो मानना ही पड़ेगा। दूसरा ये भी जानकारी है कि चंपत राय ने खुद जो है जाके तक वहां पे लोगों के घरों की तलाशी ली और वहां से पैसा रिकवर किया। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस हैसियत से किया। देखिए,
मैं आलोक जी कहूंगा, मैं इन चीजों में मेरी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि अब जब पुलिस को सारी के पास एक एफआईआर आ गया है, एक औपचारिक मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष विवेचना करें। मैं बस उतना जानता हूं। तो आपको लग रहा है इस मामले में न्याय होगा सर? नहीं, क्यों नहीं। अब ये तो अगर हम और आप रहेंगे, जागरूक व्यक्ति हैं, हम प्रयास करें, हम अभी से आशा क्यों छोड़ दें कि न्याय नहीं होगा। नहीं सर, अक्सर ऐसी चीजें आती हैं, बहुत बड़ी बातें होती हैं और उसके बाद फिर हम और दूसरी बात है कि मीडिया भी अपना एक अलग एजेंडा चला रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक तो कई पुलिस, मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी सुलखान सिंह से खुद ही बात की, इंटरव्यू भी दिया उन्होंने हमको। वो पहले दिन से कह रहे थे कि एसआईटी का कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एसआईटी और एफआईआर में कोई विरोधाभासी नहीं है। नहीं यह कहना कि एसआईटी नहीं होनी चाहिए, यह भी गलत है। नहीं, एसआईटी के बिना एफआईआर के एसआईटी का काम कोई मतलब ही नहीं, वो ये कह रहे थे। 18 दिन बाद एफआईआर हुई है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। एसआईटी का एक रोल है और एफआईआर का एक रोल है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा यह मानना है कि अब वो पुरानी बातें हो गई। अब मेरी और आपकी, देखिए, मीडिया में या राजनीतिक व्यक्तियों में सबके अपने अपने सोच होंगे, अपने अपने उनके तथ्य होंगे। मेरा बहुत सीमित तथ्य है कि यदि एफआईआर हो गया है तो हमारे जैसे व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि हम वास्तविक तथ्यों को जानें और पुलिस तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं बस इतना जानता हूं, मैं इसके आगे पीछे नहीं जानता। तो अभी आपका ध्यान सिर्फ इस पे है कि भैया जो इस पूरे मामले की आप ये कह रहे हैं कि राम भक्तों को आगे आने होगा और इस पूरे सबूत इकट्ठा करके सरकार को, जांच एजेंसियों को, राम भक्तों की जिम्मेदारी बनती है अगर वो चाहते कि और अगर विवेचक नहीं सुने तो हम कोर्ट जाएं। बस मैं इतना ही जान रहा हूँ। मेरी निगाह में इतना ही, मेरी इस समय यही जिम्मेदारी होनी चाहिए यदि मैं राम भक्त हूं तो। अगर वो सबूत विवेचक नहीं ले रहा तो कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, मैं इतना ही, मैं मेरी निगाह में इस बात को सोचने की जगह पहले क्या हो और क्या ना हो, अब हम क्या कर सकते हैं उसकी सोचें। सर एक सवाल और है विषय से हटके, ये सुनील शुक्ला प्रकरण में आपने कल जो भेजा है, आपने किन बिंदुओं बताया था कि बर्खास्तगी गलत है? क्योंकि टेक्निकल पक्ष जनता ने सिर्फ एक चीज पे कहा था कि संविधान की जो अनुच्छेद 311 है, 312 में थोड़ा उसमें जब भी किसी को निकाला जाता है बिना विभागीय कार्रवाई के, तो उसका मुख्य आधार होता है कि ऐसी स्थितियां बन जाए कि विभागीय कार्रवाई किया जाना संभव न हो। नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अच्छा किया बुरा किया उससे मतलब नहीं है कि ऐसे हालात आ जाए कि विभागीय कार्रवाई संभव नहीं है। इस मामले में कतई ऐसे हालात नहीं थे कि विभागीय कार्रवाई संभव नहीं था। वह कहीं भाग नहीं गए थे, न तो ऐसे कुछ तथ्य आ रहे थे कि उन्होंने सारे गवाहों को धमका दिया है। तो एक साधारण सी स्थिति में विभागीय कार्रवाई करके अगर आपको लगता कि वो जो है नियमानुसार उन्होंने कार्रवाई नहीं की, सोशल मीडिया का उल्लंघन किया, जो कुछ भी किया, तो आप उस तरह से कार्रवाई करते। लेकिन विभागीय कार्रवाई किए बिना आपने सीधे धारा अनुच्छेद 311 का जो उपयोग किया, मेरा यह मानना है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उनके आलोक में त्रुटिपूर्ण। तो जैसे कई मामलों में मैंने देखा है कि मीडिया में हेडलाइन बन जाती है कि फलाने सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया और वो 6 महीने साल भर बाद पता चलता है कि वो हाई कोर्ट से स्टे लाता है, नौकरी कर रहा होता है। इस मामले में इस बात की बहुत ही प्रबल संभावना है, क्योंकि अगर आपने विभागीय कार्रवाई किया होता और तब निर्णय लिया होता तब एक अलग बात थी, जो होता अच्छा बुरा। यहाँ चूंकि आपने शॉर्टकट अख्तियार किया है, इस बात की प्रबल संभावना है कि उनकी दोबारा वापसी हो जाए। सर ये बताइए कि अगर किसी कर्मचारी की बात उसका विभाग नहीं सुन रहा है तो क्या संविधान उसको ये अधिकार नहीं देता कि वो उस चीज को सार्वजनिक करे, अपनी पीड़ा? नहीं, देखिए, अगर मुझसे कानून की बात करेंगे तो कानूनन नहीं, कानूनन उसके पास तमाम अधिकार हैं। सबसे बड़ा अधिकार कोर्ट है। एक तो श्रृंखलाएं हैं, लेवल 1 पे नहीं। अगर कानून, अच्छा सर,
कोर्ट भी जाएगा तो भी तो चीजें सार्वजनिक हो जाएगी, मुकदमा करेगा तो सर। नहीं, यहाँ जैसे अभी हमने क्या कहा आपको कि जैसे यह विरोधाभास है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक तरफ लोगों की निगाह में सरकारी है, वास्तविक रूप से निजी है, वही बात वहां कोर्ट में है। कोर्ट में चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं, लेकिन आप अपने मुंह से नहीं कहते हैं, वह अगर पब्लिक रिकॉर्ड से होता है। आप अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड कुछ बोलता है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आप ये मतलब जो युवा नौकरी करने जा रहे हैं उनसे आप यही कहेंगे, आपकी सलाह क्या रहेगी ऐसे मामलों में, अगर वो अपने विभाग में भ्रष्टाचार देख रहे हैं? कि यदि कोई और नहीं सुन रहा है तो आप कोर्ट जाइए, आपके अधिवक्ता आपके तथ्यों को सार्वजनिक करेंगे, स्वयं सार्वजनिक होगा। बयानबाजी उकताने के लिए होते हैं, मतलब आप मीडिया में उकताने से आपका अपना नुकसान हो सकता है। हाँ, आप स्वयं आके अपने कष्टों को, क्योंकि जो नियम बना है आपको कोर्ट जाने का, कोर्ट से उन बातों को हाईलाइट होने का, जनता तक आने का पूरा ये है, मतलब लीगल है, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो आप मतलब ये है कि उसको अपनी पीड़ा सार्वजनिक मंच पे जाहिर नहीं करनी चाहिए थी, आधिकारिक पीड़ा। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला, तो लगभग 7 महीने होने जा हैं। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, फिर बात होगी। प्रणाम।